नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास मुसाफिर कैफ़े के बारे में, जिसे लिखे महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। 10 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई के सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की 50% की पार्टनर थी। सारे केसेस में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की फ़ी बहुत थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरे थे। वो जब चंदर से कहा करती थी वो अकेले मैनेज कर लेगी, तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदर ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है, वो तो हमेशा बोलता कि लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पे रुकता। साल में 1-2 बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर पर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर अक्सर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शन में सुधा विनीत के साथ ही आती। एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एज चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा ज़िद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती तो वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी 1-2 डायरी में जो नाम चंदर का लिखा है वो कौन है, ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो घर लौटकर वो क्यों अक्षर को अपने सीने से चिपकाकर घंटों रोती रहती है। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेल नहीं पाते। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फ़ोटो नहीं थी। अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में कैसा लगता है। पापा बोलते हुए जब होंठ 2 बार मिलते हैं तो होंठों को कैसा लगता है। अपने ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है। 2 से देहरादून। सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंदर के जैसा कंफ्यूज रहता। यही सब सोचकर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फ़ैसला किया। उसने अक्षर से 1-2 बार पूछा, लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूँकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा, विनीत और अक्षर देहरादून पहुँचे। हालांकि ये फ़ैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्षर जब कभी भी स्कूल के टूर पे गया, सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंदर का जाना शायद वो झेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है। चंदर ने क्या किया होगा, उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल पहले फ़ोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी। वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।
इसलिए इतने सालों से कभी मसूरी नहीं गई। वो चंदर को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी, शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने से दिक्कत ना हो जाए। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने सालों तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। वो मूव ऑन नहीं कर पाते, वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू ना बहते हैं ना सूखते हैं, वो ज़िंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती, वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन वेलहेम और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग बनी रही, बिल्कुल भी नहीं रोई। अक्षर पे बोर्डिंग आने का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की 1-2 बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली से फ़्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह पाएगी तो वो उसको लेकर लौट आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर को बोर्डिंग वाला फ़ैसला लेने में भी सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया भी कि अगर वो अक्षर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने पर आ ही गई तो आ ही गई। विनीत अब और इंतज़ार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा कि वो भी रुक सकता है। वो लोग 2-3 दिन के लिए मसूरी, ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा ने कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुधा ने बैरे को बुलाकर उससे सिगरेट मंगाई। उसने अक्षर की वजह से सिगरेट पीना करीब छोड़ दिया था। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े भी अक्सर अपनी आदतें बदल लेते हैं। बीच बीच में रह रहकर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता है और ख़त्म किसी दूसरी वजह पर। उसने सिगरेट मंगा तो ली लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वह शहर घूम के आएगी। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन फिर भी आधा दिन ही बीता। इस बीच उसका मन किया कि अक्षर को बोर्डिंग स्कूल जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है। अक्षर ऐसे तो रोता नहीं था, लेकिन जब रोता था तो चुप नहीं होता था। किसी तरह दूसरा दिन खिसका। बीच में अपने मोबाइल थोड़ी देर के लिए खोला तो ऑफिस के ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ा खिंचकी। विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो लौट कब रही है। इस सवाल से उसका मन इतना ख़राब हुआ कि उसने मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेले सुधा का तीसरा दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर फ़िल्म देखने निकल गई। सालों बाद वो अकेले फ़िल्म देखने गई थी। अकेले फ़िल्म जाने में वही फ़िल्म अलग दिखती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल में से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल के लैंडलाइन से नंबर डायल किया, जिसमें करीब 10 साल पहले चंदर का फ़ोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, नमस्कार मुसाफिर कैफ़े। सुधा ने कैफ़े सुनकर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया। फिर से आवाज़ आई, नमस्कार मुसाफिर कैफ़े। इधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती हैं और कैफ़े कब तक खुला रहता है? उधर से आवाज़ आई, मैम कैफ़े हमेशा खुला रहता है। किचन रात के 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने कभी भी आ सकती हैं। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं? हाँ मैम।
आप अपनी डिटेल नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग कर लेती हूँ। नहीं, मुझे स्टे नहीं करना, बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फ़ोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली। सुधा की पूरी रात बेचैनी से गुजरी। उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर बहुत रो रहा। हमारी यादों को कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। मौत से मुसाफिर कैफ़े। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फ़ोन करके कंफर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन कुछ बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगाया और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से वहाँ की चाय पीने के लिए पूछा। सुधा ने वहाँ चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहाँ ज़रूर रुका होगा। चाय पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता है। वो अक्सर कहा करता था कि वो मर भी रहा होगा तो यमराज से एक आखिरी प्याली चाय पीने की इजाज़त ले लेना। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था वैसे वैसे सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे के अंदर वो मसूरी में हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो वो यहीं लेकर आता। अगले ही मोमेंट उसको ये ख्याल आया कि वो शायद आया भी हो। थोड़ा बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफ़े के सामने खड़ी हो गई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे, कुछ गद्दे पर मज़े से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़ों फ़ोटो लगी हुई थी। वो उस दीवार के पास गई तो देखा कि सभी फ़ोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फ़ोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा समझ गई कि ये पम्मी है। चंदर को वहाँ फ़ोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। पम्मी उसको अकेला देखकर खुद ही मेन्यू लेकर वहाँ आकर सुधा से ऑर्डर के लिए पूछा, क्या लेंगी आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है, तो वही कर बनवा दीजिए। कुछ टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा ही रही थी, इतने में सुधा ने पूछा, ये फ़ोटो में आपके हस्बैंड हैं? पम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन करेगा शादी, कैफ़े में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई। मसूरी घूमने? नहीं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी, तो सोचा 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँ। आपके पार्टनर कहीं दिख नहीं रहे? कौन? चंदर? वो ट्रैकिंग पर गया हुआ है, कल तक आएगा। आप हमारे यहाँ एक दिन रुकती क्यों नहीं? ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी हैं साथ में? पम्मी ने पूछा। नहीं, मैं अकेली हूँ। बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया, लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था। वो कॉफ़ी सर्व होने के बाद सुधा की टेबल पर जाकर बताया, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ उसके घर पे रुक सकती है। वैसे भी चंदर कल लौटेगा और कल सुबह का कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी इतनी बात हो गई, आपका नाम भी नहीं पूछा है मैंने, पम्मी ने कहा। सुधा। पम्मी 1 सेकंड को थोड़ा हिचकिचाई। अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुधा तो नहीं, लेकिन तभी कुछ कैफ़े का काम आ गया और इन सब के बीच में वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब पम्मी कैफ़े के काम में बिज़ी हो गई तो सुधा सामने किताब की अलमारी देखने लगी। वहाँ रखी हुई कुछ किताबों को वो पहचानती थी। उसमें से एक किताब निकालकर वो पन्ने पलटने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी, वो किताब जिस दिन ख़त्म करता था वो किताब के आखिरी पन्ने पर लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसने चंदर को छू लिया हो, उसका सिर सहला लिया हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफ़े में चंदर की जगह को महसूस करते बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई। घर में घुसते ही उसे सामने की दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी दिखी। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फ़ैसले पर थोड़ी कौफत हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, वैसे ही 2-3 किताबें फैली हुई थी। वो 2-3 किताबें एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफ़े में चली गई। पम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेटकर ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या क्या सोचने लगी थी। थोड़ी देर लेटकर वो सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ उसको देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 सालों के बारे में सोचने लगी थी। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। शाम को कई सारे गेस्ट बैठकर बालकनी में बोन फायर कर रहे थे।
खूब सारा गाना बजाना कर रहे थे। पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार गाना भूल जाती। जब भी वो गाना भूलती तो बोलती, चंदर को आगे का पूरा गाना याद है, वो हमेशा याद दिला देता था। ठीक इसी मोमेंट सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुबह वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसको कोई हक नहीं इतने सालों बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। बोन फायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी से सबके जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा, तुम वही सुधा तो नहीं हो ना जिसका इंतज़ार चंदर आज भी कर रहा है? सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब ना पाकर पम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब के आखिरी पन्ने को छुआ था, मैं तभी समझ गई थी तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद पम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। बाहर फूंक फूंक कर बोन फायर की आग को बार बार जला दे रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जल जा रही थी, हर बार पहले से तेज।